हमारा राष्ट्र का ध्वज है, यही हमारा वो होगा। तो ये इत्तेफाक ये है कि तीनों चीज मिली। लेकिन आपको इस पे भी रिएक्शंस मिलता है, जैसे कहीं जाते हैं तो आपको देख करके? वो अभी कहते हैं कि ये जो केसरिया रंग है ये तो बीजेपी का है। बीजेपी का तो है नहीं, किसी एक पार्टी का तो नहीं है, ये तो सबका है। महर्षि दयानंद जिसको पहनते हैं, जो संत महात्मा है हमारे हमारे योगी जी इसको पहनते हैं, लेकिन वो बीजेपी के नहीं है, वो तो मठ के हैं। आपकी कोई पर्सनल लाइफ भी है? मतलब जैसे आपने बताया कि मैं इतने अब फैमिली से भी दूर रहता हूँ, तो पर्सनल लाइफ भी है? क्रिकेट खेल आप खेले नहीं, और दूसरी चीज़ें एक्टिविटी जो मोहल्ले के लोग करते थे वो पिताजी ने करने अब नहीं दी, तो कोई सब छूट, पर्सनल लाइफ नहीं है? वो योग का है कि योग करना चाहिए सबको। करते हैं आप? हाँ, कर लेते हैं जब टाइम मिलता है तो योग। आप फ्री उसमें जहाँ पे भी कम जगह में भी आप उसको कर सकते हो, तो करता रहना चाहिए। फिल्में वगैरह भी नहीं देखते होंगे? फिल्में देख लेते हैं, आजकल कोई देखी अभी है? देखा है ये जो गदर 2 आई, जी क्योंकि इस पर क्वेश्चन लोग करते हैं, जी। तो ये जरूर देखा हम। देखना जो है जरूरी है ताकि लोगों को जवाब दे हाँ, सके। उसको जवाब दे दिए। वह नकली गदर असली 24 है, वो नकली गदर असली 24, उसका नाम होना चाहिए। कैसे, जरा समझा सकते हैं? भाई नकली गदर तो ये है कि वो जो पुरानी गदर थी उससे कुछ उसने चुने, जी। और 24 का एक है, 24 में इलेक्शन है, इलेक्शन के लिए वो फिल्म तैयार करवाई गई है। फिल्मों को देख, फिल्मों का जो आज का स्ट्रक्चर है वो बनाया गया है इलेक्शन के लिए। और भी कई फिल्में इस तरह की आई हैं, वो और नहीं देखी। यही देखी आपने है? तो जब आप फिल्म देखने गए थे तो शोर वोर तो मचा होगा? नहीं, बता के गए थे, वहाँ 9 लोग गए थे हम, जी। और किसी ने टिकट करवाए। टिकट भी बहुत महंगे हो गए आजकल। जब उन्होंने बताया कि भाई टिकट अब 450 रुपये का टिकट आया उसका, अच्छा। और जब हम यहाँ देखते थे तो वो 2 रुपये का था, तो इतना अंतर उसमें आया। तो उन्होंने खैर 9 टिकट उन्होंने करवाए थे कुछ परिवार थे वहाँ के दिल्ली के, तो उन्हीं के साथ में देखने गए थे। कुछ पुलिस के अधिकारी थे, कुछ थे, तो मैं कभी उसको देख का हो, क्योंकि प्रेस के लोग पूछते हैं, तो वही फिर उन्हीं के साथ हम गए थे। पुलिस की बात आपने कर दी, तो कहीं दिल्ली के पुलिस अधिकारी आपको ये तो नहीं कहते कि आपको तो हमारे साथ ही रहना चाहिए था, आप तो ना, तो सिस्टम हम के तो साथ? साथ ही हैं, वही हमारे साथ में है। पुलिस का सपोर्ट है? पुलिस का सही चीज में सपोर्ट पुलिस सही चीज़ में करती है। सपोर्ट है। पुलिस कोई वो नहीं करती। पुलिस अगर सही चीज होगी तो उसमें सपोर्ट करती है सब। सरकार के लोग नहीं नाराज रहते? आप जो भी सरकार, एक सरकार से मतलब नहीं है, आपको लंबे समय हो गया है, मतलब एंटी एस्टेब्लिशमेंट हम लोग इंग्लिश में इसको यूज़ करते हैं कि ये तो सिस्टम जो है, सिस्टम के अगेंस्ट कोई भी सरकार हो, आपका तो हमेशा सरकार की टांग खींचने का ही काम रहता है, लोग ये अगर कहते कोई गलत फैसले लेगा तो उसकी आवाज उठानी चाहिए। आज भी छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, अभी कर्नाटक जाएंगे। अभी सरकार बनी है उसकी, लेकिन जा रहे हैं हम, जाके वहाँ के सीएम साहब भी मिलेंगे कुछ दिन इशू पे। वहाँ पे एक धरना चल रहा था बेल्लारी में, 8 महीने से चल रहा था कर्जा माफ़ी के लिए, तो वहाँ पे भी जाएंगे। तो सब जगह जाते हैं, और हम स्टेट के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करते हैं उसी स्टेट के संबंध में। जाएंगे, राजस्थान में भी जाएंगे अभी। तो सरकार कोई हो, आपको तो अपना किसानों की बात हमें कहेंगे। किसान का इशू है, गांव का है, गरीब का है, आदिवासी का है, इन सब का। आदिवासियों के लिए भी देश में काम होने चाहिए, जी। और ग्रीनरी के लिए जो काम आदिवासी करता है जंगलों के लिए, जी। नेचर के लिए, वो कोई नहीं करता होगा। इत्तेफाक से ये एक बड़ा संयोग है चोई साहब कि जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, मार्जिनाइज्ड कम्युनिटीज़ इसे इंग्लिश में कहते हैं, मार्जिनाइज्ड की बात आप कर रहे हैं, आदिवासी की, किसान की, अल्पसंख्यक की, दलित की, पिछड़े की, और जितनी मार्जिनाइज्ड कौम है, जो पिछड़ी हुई कौम है, वे जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, आदिवासी भी उनमें से एक है, सरकार उन्हीं के विरोधी है, इस तरह का प्रचार किया जाता है। देखो, सरकार क्या है कि वे जमीनों पे काबिज है वहाँ पे। जी। सरकार खनिज के नाम पर उनकी जमीन छीनना चाहती है, जंगलों को नष्ट करना चाहती है, उनको कुछ नहीं देना चाहती, तो उसका विरोध करेंगे वे। जंगलों से हमको बहुत सी चीज मिलती हैं। हम यहाँ पे जो लाइट ले रहे हैं, लाइट की कैसे बचत होगी और इस पे कैसे हमको काम करना चाहिए, लाइट का कैसे यूज करना चाहिए। हमको तो ये लगता है कि हमने पैसे दे दिए, हम पैसे वाले हैं, लाइट ले ली, भाई ये तो हमारा अधिकार है।
इस पे उनका अधिकार है। अगर आप जाके वहाँ पे झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र इन जगह देखोगे जहाँ से माइनिंग होती है, यहाँ पे बिजली प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, उन लोगों का जीवन खत्म होता है तो हमको जीवन यहाँ पे मिलता है। उनको देखना चाहिए। पोल्यूशन में भी लोग मर जाते हैं 50 साल की उम्र में, वो इसलिए जंगलों को नष्ट नहीं होने देना चाहते। उन्हें पता है कि जंगल नष्ट होंगे तो हमारा जीवन भी नष्ट है। आप वहाँ पर जाकर देखो। अगर पानी की बचत करनी है तो हमने यहाँ की सरकारों को कहा कि पानी को कैसे बचाना है, जो अंडरग्राउंड वाटर्स हमारा है उसको कैसे हमको बचाना है। तो हमको महाराष्ट्र के विदर्भ में जाना चाहिए। वहाँ सिर्फ गेस्ट हाउस आप बना दो, 10 एकड़ ज़मीन लो, वहाँ पर गेस्ट हाउस बना दो, यहाँ से ट्रेन से बुकिंग करवाओ, वहाँ लोगों को छोड़ दो, 8 दिन वहाँ पर रहें और उनको वापसी ले आओ। जब तक वो मानसिक रूप से नहीं देखेंगे, जब तक पानी की क्या कीमत है, हम अंडरग्राउंड वाटर्स हम ख़त्म कर रहे हैं जिसका कोई रिसोर्सेज हमारे पास में ही नहीं। आप बढ़िया पानी नीचे से निकाल रहे हो, आप 100 लीटर पानी हमने तुरंत निकाला और फेंक दिया। आप 100 लीटर पानी को, बाहर के पानी को आप लेके और उसको आप आरओ के पानी में कन्वर्ट करोगे तो उस पर कितना खर्चा आता है। जब तक ये चीज़ें नहीं बताई जाएगी तो हमारा जो वाटर है ये भी ख़त्म होगा। तो ये सामाजिक उस्मानता है। तो खाप पंचायत इस पर बड़ा काम कर रही है। वेरी गुड। खाप ऐसा सोच रहे तो बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत साहब बात करने के लिए। बस एक बात हम आपसे और जानना चाहेंगे, चूँकि वो भी थोड़ी व्यक्तिगत है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत साहब का समाज में बहुत सम्मान है, आज भी बहुत सम्मान है। तो बतौर बेटे, आप बेटे उनके हैं, तो आप भी उन्हें याद करते होंगे ज़रूर, आंखें बंद करते होंगे तो जहाँ से वो देख रहे हैं उन्हें भी लगता होगा कि मेरा बच्चा जो है वो काफ़ी आगे निकल गया है, मुझसे भी थोड़ा आगे चला गया है। आपका क्या लगता है, आप क्या समझते हैं अपने पिताजी को रिकॉल करते हुए, याद करते हुए? देखो, हम जो भी काम करते हैं वे उन परिस्थितियों में कैसे काम करते थे, जी उनकी सोच हमेशा हमारे साथ रहती है। जी जी। अगर ये स्थिति आती तो वे क्या करते, हम्म, तो हम उसी आधार पर काम करते हैं। आज भी उनके सोच, उनके विचार सब साथ रहती है हमारे। लड़ने का तरीका सब वही सब है, आपने वहीं, सब वही है। आपके गुरु भी रहे, वो पिता थे। हाँ नमस्कार, मेरा नाम है आसुमंद कैफ और आजकल हम आपके बीच एक पॉडकास्ट सीरीज लेकर आते हैं जिसमें हम सेल्फ मेड आइकन लोगों से बात करते हैं, उन लोगों से बात करते हैं जिन्होंने देश में अपने दम पर और विदेशों में भी एक खास पहचान बना ली है, जिनको संघर्ष का नायक कहा जाता है। ऐसे आइकन वो हैं जिन्होंने जिनका काम ना केवल उनको भारत में बल्कि भारत से बाहर भी बड़ी पहचान दे रहा है। अभी फ़िलहाल पिछले कुछ सालों में आपने भारत में एक ऐसे नेता के बारे में सुना होगा जो किसानों की आवाज़ों को बुलंदियों पर पहुंचा रहा है। उनका नाम है राकेश टिकैत, जिनके साथ हम आज बात कर रहे हैं। हम अपनी सीरीज में खासकर उन मुद्दों पर बात करते हैं जो राजनीतिक कम होते हैं, जिसमें उनकी पहचान जो है समाज में जो पहचान बनी है उससे इतर, उससे हट करके बात करते हैं। चौधरी राकेश टिकैत साहब, आपका हम स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ये कुछ चीज़ें जैसे मैंने कहीं देखा है तो मुझे बड़ा मज़ा आया देख करके कि आप पुलिस में जाना चाहते थे और मेटल डिटेक्टर जो स्कैनिंग होते हैं ड्यूटी पर, वो काम आप करते थे। तो अभी आप जो स्कैनिंग का काम है वो आप सरकारों की स्कैनिंग कर रहे हैं। तो ये कोई आप में कोई खास गुण है? हम जाना चाहते थे मिलिट्री में जी और कमांडो की ट्रेनिंग करनी थी। एक्सरसाइज का, फिजिकल वर्क करने का शौक़ था। मिलिट्री में नहीं गए तो दिल्ली पुलिस में गए और दिल्ली पुलिस में पोस्टिंग बम स्क्वाड में करवाई। जी। तो बम स्क्वाड में बहुत से देखते थे, चेकिंग करते थे, लावारिस बैग है, गाड़ियां हैं, वो हैं, तो उसमें डिटेक्ट भी करते थे। वो आजकल के बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आ रही हैं, उस टाइम पे भी थी और आज और बेहतर आ गई कि ज़मीन के नीचे भी अगर कुछ मेटल कोई है तो वो उसको पकड़ती है। उस तरह की हम सब चेकिंग करते थे। तो आज यही कि फिर 95 में 88 से लगाकर 95 तक हम दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल रहे। फिर 95 में छोड़ दी थी नौकरी और फिर पूर्ण रूप से, क्योंकि दोनों चीज़ साथ साथ नहीं चलती। आप किसी पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल प्लेटफार्म पे भी रहोगे और फिर आप कहीं सर्विस करते हो तो एक ही काम हो सकता है।
मैं समझता हूँ साहब, जैसा मैं समझ रहा हूँ गांव देहात को, तो यहाँ पर एक चलन है कि बड़े किसान जो होते हैं उनके बेटे जो हैं, किसान परिवार के जो मुखिया होते हैं जो भी, उनके बेटे को बेल्ट की नौकरी देने के बारे में उनके पिता बहुत कुछ अच्छा ख्याल रखते हैं। तो आपको बेल्ट की नौकरी मिल गई थी और इसके बावजूद भी आप वापस आ गए, तो देखो गांव देहात से क्या होता है कि या तो आदमी मिलिट्री में जाएगा या फोर्स में जाएगा। जी। जो बच्चे हैं यहाँ पे, वे आज भी आपको सड़कों के ऊपर रेस मारते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि पढ़ाई में उस तरह की एजुकेशन नहीं थी। तो जो गांव देहात में पढ़ाई है वो कमज़ोर है आज भी। अब तो खैर शहरों में रहने लगे, पढ़ाई ठीक होने लगी, कंपटीशन होने लगा, यूट्यूब का ज़माना आ गया, तो बहुत सी चीज़ों की जानकारी हो जाती है। लेकिन पहले उस तरह की कम जानकारियाँ थी, तो आदमी फोर्स में उसमें चला जाता था, या शुगर फैक्ट्री में चला गया, दूसरी इंडस्ट्रीज में चला गया। जो पढ़ लिख गया वो थोड़ा सा और बड़ी पोस्ट पर चला गया। तो ये इन सारे जो खास करके जो किसान बेल्ट है, उसमें से बच्चे वहीं पे ही ज़्यादा जाते थे। तो आपके पेरेंट्स की भी, आपके परिवार के लोगों की भी था कि आप चले गए तो फिर वापस आए, तो कोई नाराज़गी? नहीं नहीं, इस तरह की कुछ वो नहीं है कि किसी ने नाराज। जाने का फैसला आपका था, आने का फैसला आपका था? हाँ, दोनों हमारा था। दोनों फैसले आपके थे। एक और कल्चर रहता है कि मैंने वो भी आपको एक्चुअली देख लिया एक जगह, जी। जिसमें आप बात कर रहे हैं कि गांव है, वहाँ पर जो है मिठाई की दुकान पर बैठना या चाट की दुकान पर बैठना अच्छा नहीं समझा जाता था। आज से 40 साल पहले का कॉन्सेप्ट गांव का ये था कि वाइन के अगर ठेके पर चला गया तो कुछ लोग होते थे, वो गांव में आइडेंटिफाई रहते थे कि ये आदमी शराब पीता है। वे कुछ ही लोग होते थे। अगर आज से 30 से 40 साल पहले की हम बात करें, पिक्चर देखना वो भी उस टाइम पे ठीक नहीं मानते थे। हम भी जाते थे तो छुप कर जाते थे, और अगर घर को या किसी को पता चलेगा कि भाई इनका बालक तो पिक्चर देखे, तो ये मानते थे कि ये बिगड़ गया। अगर दुकान पे गांव में चाट खाई या मिठाई की दुकान पे गए, तो ये लगता था कि भाई ये बच्चे तो बिगड़ गए, मिठाई खाते हैं। तो ये उस टाइम पे कहा थी। आज तो ये प्रचलन में आ गया। कबूतरबाजी, पतंगबाजी। कबूतरबाजी, पतंगबाजी तो उसको अच्छी चीज़ नहीं मानते थे। पतंग उड़ाते थे तो जन्माष्टमी पे, तो उस टाइम पे उस दिन एक दिन के लिए उड़ाते थे। लेकिन अगर कंटिन्यू उसको उड़ा दिया, तो क्योंकि पतंग उड़ाने का काम छत पे है, छत पे आप चढ़ोगे तो एक छत से दूसरे के घर मिले हुए हैं, तो दूसरे के घर में ये कॉन्सेप्ट था कि कोई घर में दूसरे घर में आप जाओगे, उधर आप देखोगे महिलाएं हैं वो हैं, तो ये कॉन्सेप्ट रहता था कि छत पे बच्चे नौजवान ना जाएं। ये था मेनली। ये कॉन्सेप्ट तो शहर से बिल्कुल अलग है ना। एक्चुअली मैं जिस चीज़ पर डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है कि हम ये समझना चाहते हैं कि शहर के लोग और गांव के लोग, शहर के नेता और गांव के नेता, उनके बचपन में, उनकी परवरिश में उनके कितना फ़र्क रहता है। ये शहर से बिल्कुल अलग है। शहर में पतंग का कंपटीशन होता है बसंत पंचमी पर, हज़ारों लोग छतों पर आ जाते हैं, फिल्म देखने जाना बुरा नहीं समझते हैं। उस दिन भी वहाँ पे भी जन्माष्टमी पर कुछ दिन जन्माष्टमी पर आते हैं, कुछ दिन कुछ टाइम पे लोग 15 अगस्त को उड़ाते हैं। तो ये अलग अलग शहर और अलग अलग क्षेत्र का पतंग उड़ाने का भी अलग कल्चर है। ऐसे ही कुछ लोगों को कबूतरबाजी का शौक है, तो उसको, जिसको ये शौक लग गया तो मानता ही नहीं। वो कुछ ही लोग होते थे जो इनको पालने का, फिर उनको उड़ाने का, कंपटीशन करने का शौक होता था। तो टिकैत साहब को बहुत से वहाँ गांव में उन लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं थी। आपको भी डांट पड़ी कभी? ना, हमने तो कभी उड़ाई नहीं, कभी उस तरफ तो गए इतना नहीं। इस प्रकार का अनुशासन था कि इस तरह की एक्टिविटी से आपको ना, दूर रखा गया? भाई हम भी दूर रहे, और पूरा जो क्षेत्र, जो गांव है आसपास के भी थे, वे दूर रहते थे उन चीज़ों से। टिकैत साहब अगर आ गए और देख लिया कि वे आ गए, तो लोग छतों से नीचे चले जाते थे, दिखते ही नहीं थे उनको कि कोई छतों के ऊपर ये भी बिल्कुल है। नई तरह की बात है। मतलब नई तरह ग्रामीण की परिवेश की इस बात को ग्रामीण। पूरा देश जो है संभवतः नहीं जानता है कि लोग जो हैं वो गांव में इस प्रकार से रहते हैं कि वहाँ पर चाट की दुकान पर जाना, चलिए शराब की दुकान को तो समझ सकते हैं कि वो अनैतिक है, लेकिन चाट की दुकान पर जाना, मतलब आज मिठाई की से दुकान पर 40 साल जाना, पहली फिल्म बात देखने बता रहे जाना। हम, जी। 30 से 40 साल 35 साल पहली बात है ये। तो उस चीज़ को ठीक नहीं मानते थे। उनका ये कॉन्सेप्ट था कि कोई भी चीज़ है आप घर में बना के यूज करो और बाज़ार में कम खर्चा दें। लेकिन जैसे जैसे शहरों की तरफ बढ़े, तो ये चीज़ें आई हैं। होटल पे
मिठाई की दुकानों पे, उसके नॉर्मल हो गया। आज गांव में भी नॉर्मल चीज़ें हैं ये। आपकी लाइफ कैसी थी? मतलब चौधरी साहब आपको जो है वो चाहते थे कि आप सियासत में या पंचायत होती थी, उसको बुलाते थे तो झूठ नहीं बोलता था कोई भी आदमी, वो सच बोलता था कि इससे ये हुआ है। तो गांव के लोग जो भी उसको आर्थिक देना, ये देना, कहना, उसको एक किस्म से नसीहत देना, वो देते थे, तो उससे लोग सुधर जाते थे। अगर फैसला कोर्ट में गया, कोई भी झगड़ा कोर्ट में गया, तो कोर्ट में 100% झूठ के आधार पे कोर्ट की कार्रवाई चलती है। कैसे? पंचायत में आदमी सच बोल लगा, जी। अगर कत्ल भी किया है तो वो ये कहेगा हाँ जी मेरे से हुआ है। कोर्ट में एडवोकेट करेगा। कोर्ट में ये कहेगा, कत्ल करके भी एक आदमी आप ये बता दो जिसने कत्ल करा हो और उसने कहा जी मैंने कत्ल करा, वो बचाने की दलील देगा सब। तो आप कह रहे हैं कि पंचायत के जो फैसले हैं वो अधिक अधिक बेहतर हैं। अधिक बेहतर होते थे, वे कम खर्चे में, और लोग झूठ नहीं बोलते थे वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो सच बोल लगा तो सजा होगी। वहाँ पे सच बोलने में भी, जैसे अभी एक फैसला हुआ 2 साल पहले, जी। 9 साल पहले उस लड़की की शादी हुई, वो लड़की की डेथ होगी, उनके परिवार वालों ने उसके हस्बैंड के नाम और उनकी सास ससुर के नाम वो रिपोर्ट दर्ज करवा दी। उसने फांसी से उसकी हुई या कैसे हुई थी, उसकी डेथ हुई थी। अब ये तो कोर्ट में फैसला, अदालत में चलेगा। या फिर कुछ लोगों ने फैसला ये किया कि इसकी पूरी प्रॉपर्टी, लड़की के माँ बाप ने भी ये कहा कि जी ठीक है फैसला इसमें करेंगे हम, और 10 लोगों ने कहा कि इसकी जितनी प्रॉपर्टी है इस लड़के पे, ये उस लड़के का बच्चा था, कि बाप अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने लड़के के नाम करेगा, ये दूसरी शादी ना कर ले। उसके घर जमीन जायदाद जितनी भी थी उसने सारी अपने लड़के के नाम करी, नाबालिग ताऊ को उसका वली बनाया गया। तो आज बिल्कुल उसके पास में एक बिस्सा जमीन नहीं है, उसके पास में कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये उसके लिए बड़ी सज़ा है, ये कोर्ट से भी बड़ी सज़ा है। कोर्ट में तो कौन उसका केस लड़ता, कौन उसकी पैरवी करता, लेकिन आर्थिक दंड उसको जो दिया गया है उसके लिए वही सजा है। बगैर उसके वो रहेगा ताजिन की दूसरी शादी नहीं कर सकता, अपने बच्चे के पास में रहेगा, प्रॉपर्टी सब उसके नाम आएगी, वो फिर है, उसके नाम कुछ नहीं है। तो इस तरह के फैसले पंचायतें करती थी। ये बहुत अच्छी आपने नई चर्चा आपने शुरू की है। मैं चौधरी साहब ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि फिर जो एक पूरा एक समूह है जो खुद को काफ़ी पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड सोसाइटी कहता है, और जो शहरी है वो पंचायतों को, खापों को अपने से कम समझ वाला समझता है और उनके फैसलों पर उंगली उठाता है, खिल्ली से उड़ाता है। ये सब तो आप समझते होंगे, तो क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल समझते हैं। उनकी भी, क्योंकि उनकी परवरिश, और यहाँ पर अगर पंचायती फैसले करने लगे, आज पंचायतों का भी थोड़ा थोड़ा सा उस तरह का ट्रेंड अब नहीं रहा। ये पहले ये चीज़ें चलती थी, आज ज़्यादातर कोर्ट कचहरी पे उस पर लोग विश्वास करते हैं और ज़्यादातर वहीं लोग जाते हैं। आज धीरे धीरे उसका भी प्रचलन कम होगा, लेकिन फिर भी बहुत फैसले हो जाते हैं। और जो पढ़े लिखे लोग रहेंगे, क्योंकि वो सामाजिक वो मानते ही नहीं, वो कहेंगे नहीं कोर्ट में करेंगे, कोर्ट में बहुत लंबे फैसले चलते हैं, 20-20 साल 30-30 साल हो जाते हैं, तो लोग टूट जाते हैं। मुकदमे का मतलब है कि मुंह बिल्कुल जब तक कदमों में नहीं आएगा, तो जब तक मुकदमे से निस्तारण नहीं हो सकता। नहीं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे जो ग्राउंड रियलिटी है, ज़मीनी हकीकत है, उससे उसको काफ़ी नज़दीक से आपने देख लिया, लोगों की तकलीफ़ को देख लिया, इसलिए इसलिए चर्चा आप कर रहे हैं। सारी चीज़ें देखी, लेकिन बहुत हीनेंस क्राइम होते हैं, तो उसमें पंचायत भी उसमें कुछ नहीं कर सकती। उसमें पंचायत भी क्या फैसला देगी? अगर किसी ने कत्ल कर दिया जात वो होगा तो क्या फैसला देगी? वो तो कोर्ट ही फैसला देगा। एक तो सर बिल्कुल अलग सी बात है जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सुना है कि आप मुकदमेबाजी के मास्टर हैं और तहरीर बहुत बढ़िया लिखते हैं। नहीं हाँ, नहीं नहीं, बहुत कानून की जानकारी आपको है। नहीं नहीं नहीं, हमने कभी भी किसी के खिलाफ तहरीर नहीं दी अपने जीवन में, ना पीड़ित की लिखी है जी, नहीं लिखी भी नहीं मैंने, कभी लिखी भी नहीं। हम फैसलों पर कौन वो करते हैं, तहरीर पर नहीं करते, उसमें नहीं कभी लिखे जाएंगे। मतलब मुकदमा कराने में आपकी कोई रुचि नहीं है, हमारे मामलों को निपटाने में आपकी रुचि है। हाँ। मुकदमा ना हो, और जहाँ तक भी 10-10 साल तक भी हम फैसले का प्रयास करते हैं, समझौते का प्रयास करते हैं, वो एक सिस्टम है। वो सिस्टम है।
अच्छा, मैं ये जानना ज़रूर चाहूँगा कि आप पिछले कुछ समय से आपका जो उद्भव हुआ है वो किसान आंदोलन का जो धरना था दिल्ली में, उसने आपको उरूज पर पहुँचाया। जैसे वोट क्लब ने चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत साहब को दुनिया भर की मीडिया में जी। उनको प्रचार मिला था। तो वही जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन था, वही जो बदलाव था वो आपका किसान आंदोलन के दौरान धरना था। उसमें लंबे समय तक आप, चूँकि ये पर्सनल सवाल है, लंबे समय तक आप अपने घर से दूर रहे। इस बीच में त्योहार भी आए, परिवार के कोई व्यक्ति जो है वो बीमार भी हुआ, कोई खुशी भी हुई। तो इतने लंबे समय तक दूर रहना घर से, वो तकलीफ़ जो है वो कोई संस्मरण, कोई प्रसंग है? हमारा कोई घर नहीं है, ना हमें घर से कोई लगाव है, ना हमारा कोई इंटरेस्ट है घर में, परिवार में, किसी में, रिश्तेदार में, गांव में। हमारा ये है कि जो काम हम कर रहे हैं वही हमारा परिवार है। लेकिन हम तो जैसे अभी भी 10 दिन में आए, आज यहाँ पर रहेंगे, आज 1 तारीख है तो कल यहाँ से चले जाएंगे, 2 तारीख में फिर आएंगे हम यहाँ पे, 11 तारीख में, 12 में फिर चले जाएंगे, और 12 में जाकर फिर रहेंगे यहाँ पे हम 14 तारीख में, 15 में रहेंगे, और 15 में जाकर फिर आएंगे 19 में, फिर 20 में रहेंगे, और 21 में जाकर फिर आएंगे 3 और 4 अक्टूबर को। 6 तारीख का क्योंकि टिकैत साहब का जन्मदिन है, तो 6 में यहाँ रहेंगे, 7 में फिर चले जाएंगे, फिर आएंगे हम 12 तारीख में। तो हम महीने में 3 से 4 दिन यहाँ पर रहते हैं। तुम तो जनता के लिए ही हैं, जितने दिन जीवन है ये जनता को समर्पित परिवार है। को नहीं महसूस होता कि हमारे पिताजी या परिवार पति? भी, अरे परिवार भी इसी काम में लग रहा, परिवार कहाँ जाएगा। समाज ने जो जिम्मेदारी दी है, ये बड़ी जिम्मेदारी है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी है कि आप समाज सेवा करो, तो सब काम सब लोग उसी में ही लग रहे हैं। ज़िम्मेदारी है क्या आपके? डिफ़ाइन कैसे करेंगे? आप समझाएँगे कैसे कि ये हमारा काम है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है? पीड़ित लोग ज़्यादा आते हैं भाई, पीड़ित लोग आ रहे तो उनको ये लगता होगा कि यहाँ से समाधान हो सकता है। अधिकारी को, सरकार को भी ये लगता है कि जो ये चीज़ कह रहे हैं वो ठीक कह रहे होंगे, तो एक विश्वास सा है। उनके लिए अगर चिट्ठी लिख दें या फ़ोन कर दें तो वो काम हो जाते हैं, तो लोगों को भी लगता है कि कोई काम हम कह रहे हैं तो ये हो जाना चाहिए। ये तो शुद्ध पॉलिटिक्स वाला काम हुआ। क्या राजनेता अपने काम में जो हैं वो नाकामयाब हो गए हैं, जो सामाजिक जो नेतृत्व नहीं करने नहीं, वाले लोग ऐसा हैं? ऐसा नहीं है, वे लोग भी लगे रहते हैं यहाँ पे। बहुत लोग, ऐसा नहीं कि हमारे पास ही लोग आ रहे, और के पास में भी लोग जाते हैं। लोगों को ये लगता है कि सिफारिश के बिना कोई काम नहीं होगा, तो उनके पास में भी लोग जाते हैं। एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आपका हमने देखने में आया है हमारे पिछले कुछ सालों में। जैसे आप किसान नेता हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में आपने कई महत्वपूर्ण ऐसे काम किए हैं जिनकी वजह से सांप्रदायिक सौहार्द मजबूत हुआ। कम्युनल हार्मोनी बनाने का काम आपने किया। हर हर महादेव अल्लाहू अकबर का जो नारा था, काफ़ी चर्चा में आया। उसके बाद अभी आप नूह गए, वहाँ आपने जो है एक तरह से जिसको रिटालिएट प्रेशर कहते हैं, रिटर्न प्रेशर कहते हैं, आपका बयान था कि हमारे 4 लाख ट्रैक्टर, 25 लाख लोग अभी भी खड़े हुए हैं। तो उसके बाद जो है वो दबाव बना सरकार पे, और व्यवस्था वहाँ खराब होने से बची। देखो, कोई काम इंटेंशन करा जाए, हम उसके विरोधी हैं। कोई काम जानबूझ के करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। कोई इत्तेफाक हो जाए उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाता है। एक्सीडेंट चलते हुए हो गया एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट है। अगर कोई जानबूझ के करेगा कि मेरी सोच है, मैं सोची समझी चाल अगर होगी तो उसका विरोध करेंगे। हमने नूह में भी यही हमने बात कही कि वहाँ पे धारा 144 लगी हुई है। हमने मीटिंग नूह से अलग की, वो अलवर डिस्ट्रिक्ट में की, राजस्थान में की, और हमने कहा कि लोग 3 दिन बाद में यहाँ पे फिर एक वही जुलूस निकालना चाहते हैं। अगर धारा 144 लगी हुई है, प्रशासन ने, सरकार ने लगाई है, धारा 144 में अगर यात्रा निकल सकती होगी तो फिर हम भी ट्रैक्टर यात्रा निकाल लेंगे। उसकी डेट क्या होगी, उसका स्थान क्या होगा, कहाँ से कहाँ वो निकलेगी, वो हम बताएंगे। न हमने ये बताया कि हम 28 तारीख में निकाल लेंगे।
28 अगस्त में, नहीं बताया कि हम 15 दिन बाद में निकाल लेंगे। कब निकाल लेंगे, स्थान कहाँ होगा, वो हम तय करेंगे। लेकिन प्रशासन का हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रशासन ने उस पे बैन लगाया और जो उन्होंने धारा 144 लगाई हुई थी उसका उल्लंघन नहीं करने दिया। शोएब साहब, अभी जो चेंज आया है आप में, एक और ट्रांसफॉर्मेशन है। अब आप जो हैं वो देश भर नहीं बल्कि दुनिया भर में आप एक किसानों के स्थापित नेता हैं। जी। जहाँ भी आप जाते हैं, जिस स्टेट में भी आप जाते हैं, चाहे तेलंगाना चले जाएं, उड़ीसा आप चले जाएं, तो देश के किसी साउथ चले जाएं, नॉर्थ ईस्ट चले जाएं, तो आपको बुलाते हैं लोग, चाहते हैं कि आप उनकी आवाज़ बने। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मेरा सवाल ये है कि आपके सबसे ज़्यादा आलोचक आपके गृह जनपद में हैं, वो तरह तरह की बात करते हैं, तो कहीं आपको ये महसूस नहीं होता कि पूरा देश मुझे गले लगा रहा है, लेकिन जहाँ मेरा घर है वहीं मेरे सबसे ज़्यादा विरोधी हैं? जो आलोचना करता है वो पूजनीय होता है। ये तो नहीं नहीं, आलोचक होने जरूरी है। पहले राजा महाराजा आलोचकों को तनख्वाह पर रखते थे, ये तो फ्री के हैं। अच्छा, वे हमारी कोई कमी होगी उसको तलाश करके जाएंगे और उसको बताएंगे, उन कमी को हम सुधारने का काम करते हैं। नहीं तो हमको हमारी कमी का पता ही नहीं चलेगा। तो हम तो इनका धन्यवाद देते हैं और हम इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि हमारे आलोचक भी रहने चाहिए, जिससे हम अपनी कमियों को सुधार कर सकें। बहुत सी चीज़ें हैं हम सुधार करते हैं, हमको पता नहीं रहता उन चीज़ों का, लेकिन जो निगाह करने वाले लोग हैं वे बताते हैं, तो हमने मगर ठीक, हमने उसी पे हम सुधार करते हैं फिर उसको। तो आलोचना करने वाले लोग भी रहने साथ में ज़रूरी है। कुछ इश्यूज़ में हमने देखा है कि आप कुछ जहाँ सरकार की आलोचना में आप मुखर रहते हैं, वहीं आपने कई इश्यूज़ में मीडिया की भी आलोचना की है। आप कहते हैं कि मीडिया अपना काम ठीक से नहीं कर रही। देखो, मीडिया अब वो रही नहीं। मीडिया हाउस पहले लोग अपने परिवारों के लिए चलाते थे, वो किसी एक ग्रुप का हाउस होता था, उनकी बातों पर लोग विश्वास करते थे। आज मीडिया हाउस बड़े बड़े कॉरपोरेट घरों ने खरीद लिए, वे अपने इंटरेस्ट में उसमें खबरें चलाते हैं, तो सबको पता चल गया इसका, मीडिया हाउस का भी, क्योंकि मीडिया हाउस तो बिक लिए, बड़ी बड़ी कंपनियों ने ले लिए, उन्हीं का ही उस पर राज हो गया और जनता उन्हीं को देखती है, उसको सच मानती है। आपको कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति ने भी कभी ये कहा है कि आप बहुत आला स्तर के हाजिर जवाब हैं और आप बहुत व्यंग्यात्मक तरीके से गहरी बात कह देते हैं, जो आपकी आइडेंटिटी बनी है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो चीज़ होती है, जो घटना होती है, हम उसको जो सच है वो कहते हैं। हमें किसी से कोई लगाव नहीं है, ना हमारा किसी से कोई दुश्मनी है कि हम किसी को अपना वो मानने कि भाई ये खराब आदमी है, खराब पार्टी है, खराब लोग हैं। अगर कोई खराब आदमी है तो उसके अपने वहाँ से उसका नाम हटा दो, आप उसके संपर्क में मत रहो। लेकिन बहुत सी चीज़ें जिसको हम ये मानते हैं कि इसकी विचारधारा खराब है, उनके बहुत से विचार ठीक भी होते हैं, उसको ग्रहण कर लो उसको। अच्छा, देश के लिए आपको क्या लगता है अब कि हमारे लिए सबसे गंभीर समस्या क्या है? क्या जो लगातार सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता जा रहा है और देश में ऐसे हालत बन रहे हैं कि लोग जो हैं वो पार्टियों का चयन जो है वो विचारधारा के आधार पे ना करके बल्कि धार्मिक आधार पर कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये देखो, कोई नहीं कर नकारात्मक रहा, है? नहीं नहीं, कोई नहीं कर रहा धार्मिक उस पर भी। पॉलिटिकल पार्टियों को जहाँ से वोट मिल जाएगी वो उस पर काम कर रही है, जनता को बहकाने का काम कर रही है। जनता सारी चीज़ समझती है। देश में संविधान है, संविधान से देश चलना चाहिए। आज संविधान से देश नहीं चल रहा। जो सरकारें हैं वे प्रेशर ग्रुप का काम करती है कि आप प्रेशर में लेके आप उनसे सारी चीज़ों की, अपनी गलत पॉलिसी की भी आप हाँ करवा रहे हो उनसे। तो डर का माहौल एक बहुत बना हुआ है, तो ये उसी से ही काम कर रहे हैं। वैसे नहीं है कि धार्मिक वो हो गए, धार्मिक तो सभी हैं, हम भी धार्मिक हैं, सब लोग धार्मिक हैं। हमारे भी गांव में मंदिर और वे सब चीज़ है, मंदिर मस्जिद सब हैं, सब आप अपने
धर्म में जिसकी जहाँ आस्था है वहाँ काम करता है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत अक्सर एक बात कहा करते थे कि देश में जो लोग सरकार में उस समय जो राज कर रहे हैं वो औजारों के, किसानों के औजारों के जो वो खेती में यूज़ करते हैं उनके नाम भी नहीं जानते हैं। तो हमेशा से एक कंट्रडिक्शन रहता है सरकार में और किसानों में। वो कंट्रडिक्शन इस तरह का है कि सरकार चूंकि वो शहरी लोगों का प्रतिनिधित्व उसमें अधिक होता है तो वो जी। गाँव की मूलभूत समस्या को समझ ही नहीं पाते हैं। वो अपनी बात उनको समझाने की कोशिश भी करते हैं तो वो तब भी नहीं समझ पाते हैं। तो आपने भी महसूस किया इतने साल के संघर्ष में कि आप जो कहना चाहते हैं वो या तो सुन ही नहीं रहे हैं या आप समझा नहीं पा रहे हैं? देखो, कंपनी राज चाहते हैं यहाँ पे। जैसे यूएसए में है, ब्राज़ील में है, टर्की में है, हम बहुत कंट्री में गए। वो पैटर्न धीरे-धीरे यहाँ पे भी आ रहा है जी। कि बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हों, और जब से ये सरकार आई इसका पूरा एक फोकस रहता है कि बड़ी कंपनी एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आए, और इन्होंने कहा कि 40% लोगों को हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो जिनका फोकस ये हो कि इनकी ज़मीन कैसे छीनी जाए, उनका टारगेट ये हो, तो फिर वो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट का नाम क्या होगा, उसको क्या नफ़ा क्या नुकसान होगा, उसकी ज़रूरत ही नहीं उनको रही। उनको तो ज़मीन इकट्ठी करनी है, उसमें पैदा होने वाली फसलों के दाम नहीं देने, तो जब भी तो किसान ज़मीन बेचेगा। अभी भी कुछ किसान आते हैं, आज भी आए, उन्होंने कहा कि 28 बीघे ज़मीन पे 9 लाख रुपए का मुझे लोन दिया, क्योंकि किसान की कमज़ोरी है कि पैसा दे दो, साइन कहीं करवा लो, और उसने 11 साल से पैसा नहीं दिया। पहली चीज़ तो ये है कि आज से 11 साल पहले 28 बीघे ज़मीन पर 9 लाख का लोन मिलता ही नहीं था। उनको किस उससे दिया उन्होंने, वो गलत चीज़ें थी। आज उस पर करीब होगा 30-32 लाख रुपए का कर्जा। अब उसकी ज़मीन नीलाम होगी। वो आया था कि मेरी ज़मीन नीलाम ना हो, मैं ज़मीन बेच के कुछ वो पैसे दे दूंगा, लेकिन पूरी ज़मीन बैंक में बंधक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ज़मीन छीनने का जो प्लान है, फसलों के दाम नहीं देने, ज़मीन छीनने का प्लान बड़ा सरकारों का है। बड़ी कंपनियां एग्रीकल्चर में आएँ, खेती में आएँ, उनके पास में बड़ी ज़मीन हो। जैसे ब्राज़ील में है, तो वहाँ पे 280 लोगों के पास में वहाँ की 80% ज़मीन है। जैसे उत्तर प्रदेश तो 3-4-5 आदमी के पास में ज़मीन, इतनी ज़मीन, तो ऐसे वहाँ पे ज़मीन नहीं है। अभी एक कैंपेनिंग चल रही है कि ये अपील की जा रही है कि किसानों से, खासकर छोटे से किसानों से अपील की जा रही है कि जान चली जाए किसी भी स्थिति में चले जाओ लेकिन ज़मीन नहीं बेचनी है, अपनी ज़मीन को बचा के रखना है। हाँ, ये तो वहाँ नारा चला था ना, जब मीटिंग होती थी दिल्ली में, आंदोलन चला कि जान देंगे ज़मीन नहीं देंगे। जी। और हम बोलते भी हैं कि जिस दिन आप अपनी ज़मीन बेच दोगे, आप कोई भी व्यापार कर लेना, आप उस ज़मीन को दोबारा नहीं खरीद सकते, रिकवर नहीं कर पाएंगे, खरीद नहीं पाओगे। खरीद नहीं पाएंगे। अच्छा साहब, एक हम ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे, चूँकि ये भी पर्सनल चीज़ें हैं, कि आजकल के जो आप सोसाइटी को देख रहे हैं तो उसमें आपको क्या लगता है कि क्या सोसाइटी जो है वो सही दिशा में, तरक्की की दिशा में, प्रगतिशीलता की तरफ है, या उसमें किसी प्रकार से कुछ सुधार की आवश्यकता है इस समय बेहतर नौजवानों के दृष्टिकोण से? नहीं, नौजवान आजकल ठीक चल रहे हैं, अगर उनको ठीक एजुकेशन की लाइन ठीक मिल जाए तो आजकल पढ़ाई में बच्चे ठीक चल रहे हैं। वे जाते हैं आजकल के, जैसे हमारे यहाँ से ही आसपास के उससे ही कई बच्चे, खास कर लड़कियाँ जुडिशरी में आई हैं, अधिकारी बन रहे हैं। तो जो बिहार से उधर से लोग आते थे, आज हमारे बच्चे भी उसमें जा रहे हैं, और कंपटीशन में देखा देखिए बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। एजुकेशंस को थोड़ा सिस्टम एजुकेशन और हेल्थ का हमें बढ़ाना पड़ेगा, और सामाजिक संगठनों को भी इस काम में लगना पड़ेगा कि नशा पंजाब और हरियाणा, यूपी में धीरे धीरे घुस रहा है, उससे हम अपने बच्चों को बचा कर रखें। हमने नशे के खिलाफ मुहिम चलाई है, और जो पंचायती सिस्टम है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है तुरंत, तो हमने बहुत लोगों को जो गुटखा नशा वे करते थे, तो उसको कोई दवाई मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है, उसके हार्ट पे, उसके दिल पे
वो चीज़ लगनी चाहिए। आपने अगर उसको दिल और दिमाग पे उस पर आपने अटैक कर दिया तुरंत कि ये चीज़ें गलत है, उसने वो मान लिया, मतलब उसको ऐसा वो दो कि वो मानसिक रूप से उसको मानना है कि ये गलत चीज़ है, तो तुरंत छोड़ देगा। तो हमने बहुत ट्रायल करा, करीब 60, 70, 100 से भी ज़्यादा लोगों पे हमने ट्रायल किया, और जितनी देर में उसको बात कही इतनी देर में उसने 20-20 साल पुराना नशा छोड़ दिया, गुड। सिर्फ बात से ही। तो नशे के खिलाफ आपने ये चल रहा है हमारा पंजाब में भी चल रहा है, और हम इसको यहाँ पे भी चलवाते हैं, और पंजाब जहाँ जहाँ पे हमारी मीटिंग होती है तो वहाँ पे भी उसको चलाते हैं। ये सामाजिक जिम्मेदारी है ये आप जिसको सामाजिक जिम्मेदारी, और जो लोग हमको मानते हैं, जो पूर्ण रूप से हमारे पे विश्वास करते हैं, हमको मानते हैं, अगर हम उनको कोई चीज़ कह देते हैं तो उसमें से बहुत लोग उसको छोड़ देते हैं। वो एक फार्मूला है हमारा, जब कभी उसको बनाते हैं फार्मूले को और उस पर लगाते हैं, लागू करते हैं 10 लोगों में बैठा के, तो उसको छोड़ देता है तुरंत के तुरंत। जो सर ये कहानी कोई अभी तक नहीं सुन पाया है, जो हम आपसे जानना चाहते हैं कि पिछले कुछ समय से, कुछ सालों से आपका जो पहनावा है वो तिरंगा हो गया है, केसरिया पगड़ी, हरा और सफ़ेद आपका कपड़ा। तो इसके पीछे कोई प्रेरणा है या आपने खुद से आपको लगा कि मुझे ऐसा जो है भारत नहीं, मुझ में दिखना हम चाहिए? कैप लगाते थे पहले, ये दोनों चीज़ पहले पहनते थे, और ग्रीन कैप रहती थी। हम्म, कैप सिर्फ यूपी में चलेगी, कुछ जगह महाराष्ट्र में चलेगी। हम्म। जब पंजाब जाएंगे, हरियाणा जाएंगे, वो जो हरी टोपी पहनते थे हरी टोपी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत साहब जी, तो कैप हमारे यहाँ पर चलेगी, महाराष्ट्र में कुछ जगह चलती है, हरियाणा में भी नहीं चलती, पंजाब नहीं चलती, बिहार नहीं जाती। लेकिन पगड़ी ये है कि हमारे पूर्वज इसको पहनते थे, जी। और आज हम महाराष्ट्र चले जाएं तो वहाँ पे भी पगड़ी मिलेगी, राजस्थान में मिलेगी, हमें पंजाब मिलेगी, हरियाणा मिलेगी, हम साउथ के अंदर चले जाएंगे तो वहाँ चलेगी। तो इसलिए ये कैप से पगड़ी पे हम आए। केसरिया रंग का जहाँ तक सवाल है, केसरी रंग तो ये संत महात्माओं का रंग है, जी। ये सूर्य का प्रतीक है, और ये